नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फिफाना पर। हम लोग सॉल्व कर रहे थे 2011 रीट का क्वेश्चन पेपर और मैथ के क्वेश्चन जो हल कर रहे थे। तो मैथ के अब तक हम लोगों ने 105 यानी 15 क्वेश्चन जो है वो हल किए थे, जो 2011 का रीट का फर्स्ट लेवल का पेपर हुआ था उसमें से। तो आज हम लोग शुरू करेंगे 106 नंबर क्वेश्चन से, यानी क्वेश्चन नंबर 16 से। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था भी इस पेपर में जो है पूरे के पूरे 30 के 30 क्वेश्चन जो मैथ से आए हैं, यानी इसमें पेडागोजी के क्वेश्चन यानी गणित शिक्षण विधियों के क्वेश्चन जो वो नहीं पूछे गए थे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 से। तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में दिया है भी एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ ऋण उधार लिया और ब्याज की दर जो कितनी है 15% वार्षिक, यानी 15% वार्षिक दर से कुछ ऋण उधार लिया और 3 साल बाद वह 2750 रुपये चुकाता है, सॉरी 7250 रुपये चुकाता है। ये कितने रुपए? 7250 रुपये। तो 7250 रुपये यदि चुकाएगा तो हमें पूछा है भी उसने कितने रुपए उधार लिए, कितने रुपए उधार लिए। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, समझने का प्रयास कीजिए। मैंने मान लिया भी उसने 100 रुपये उधार लिए। कितने रुपए उधार लिए? 100 रुपये उधार लेगा तो फिर 15% की दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना लगेगा? तो आप बोलोगे 15 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज कितना लगेगा? 15 रुपये। हमें बोला है 3 वर्ष का ब्याज, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 45 रुपये। 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 45 रुपये। मिश्र धन कितना हो गया? तो मिश्र धन कितना हो गया जी अपने पास? 100 प्लस 45 यानी मूलधन प्लस ब्याज कितना हो गया? 145। कितना हो गया? 145। लेकिन हमें इस 145 के स्थान पर कितना दिया है? 7250 रुपये दिया है। कितना दिया है? 7250। एक इकाई का मान निकाल लेंगे। 145 5 725 यानी 5 आएगा। ठीक है, सॉरी, और 0 50 और 100 इकाई का मान कितना आ जाएगा? 5000। तो उस व्यक्ति ने बैंक से कितने रुपए का ऋण लिया था? 5000 रुपये का ऋण लिया था। आशा करता हूं सभी की समझ में आया। दोबारा मैं बता देता हूं। मान लिया जो राशि उधार लेगी वो कितने रुपए? 100 रुपये। ब्याज की दर कितनी है? 15%। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ? 15 रुपये। हमें चाहिए 3 वर्ष का ब्याज, तो कितना हो जाएगा? 15 तिया 45 रुपये। मिश्र धन क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज यानी 100 प्लस 45 145। दिया कितना है? 7250। एक इकाई का मान 50 आ जाएगा। 100 इकाई का मान कितना आ जाएगा? 5000। तो इसका मतलब उस व्यक्ति ने 5000 रुपये बैंक से उधार लिए थे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 107 यानी 17वां क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में दिया है 500 रुपये का 6 महीने का 8% की दर से ब्याज कितना होगा यदि ब्याज जो है वो 6 माही दिए हो, यानी 6 महीने यानी अर्धवार्षिक ब्याज दिए है। ये हमसे पूछा है। तो देखो इसे करने का तरीका मतलब 6 महीने का ब्याज पूछा है और 8% की दर 6 माही के हिसाब से दी है, तो ब्याज निकाल सकते हैं 500 रुपये का, यानी 8 पंजा 40 रुपये ब्याज होगा। करेक्ट। ठीक है, इसे मैं सही तरीके से मैं बताता हूं। हम जानते हैं साधारण ब्याज, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है? तो आप बोलोगे मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100 होता है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर हमें दर जो दी है, दर क्या है? अर्धवार्षिक है, तो इसे वार्षिक करेंगे तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो मैं मूलधन लिख देता हूं। मूलधन कितना? 500 रुपये गुणा दर कितनी है? तो आप बोलोगे सर दर है 8% 6 माही की, 8% 6 माही की। तो वार्षिक बनाएंगे तो इसे 2 से गुणा कर देता हूं, यानी 16% वार्षिक हो जाएगी। 16% वार्षिक। 16 लिख दिया मैंने यहाँ पर। गुणा समय कितना है? तो आप बोलोगे 6 महीने है। 6 महीने यानी 1/2 वर्ष। 6 महीने कितना हुआ? 1/2 वर्ष। और बटे कितने हैं? 100। 100 से 100 कैंसिल कर दिए। 2 8 16 और 5 8 40 रुपये। तो ब्याज कितने रुपए हो जाएगा? 40 रुपये। या फिर आप सीधा कर सकते हो। सीधा कितना? 500 रुपये का 8% का ब्याज निकाल लो। ठीक है ना। 8% यानी 8/100, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 40 रुपये। इस प्रकार से भी आप लोग कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 40 रुपये यानी डी होगा। 40 रुपये यानी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 यानी 18वां क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में दिया है भी एक व्यक्ति एक्स जो है वो 100 रुपये की वस्तु को 10% की हानि से वाई को बेचता है और वाई जो है वो 10% लाभ से वस्तु को जेड को बेचता है।
तो हमसे पूछा है भी वाई ने वह वस्तु जेड को कितने रुपए में बेची, वाई ने वह वस्तु जेड को कितने रुपए में बेची। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए श्रीमान एक्स है, ठीक है ना, 100 रुपए की वस्तु है और एक्स ने इसे वाई को बेचा 10% हानि के साथ। तो 100 रुपए पर 10 रुपए की हानि, यानी कितने रुपए में बेच दी भी, 90 रुपए में। वाई ने वस्तु 90 रुपए में खरीदी है, वाई ने 90 रुपए में खरीदी। इसके बाद वाई जो है वो 10% लाभ पर बेचेगा। तो 90 का 10% कितना होगा, 9 रुपए होगा। 90 का 10% कितना होगा, 9। 90 गुणा 10% यानी 1/10, तो कितने रुपए, 9 रुपए। तो 9 रुपए लाभ पर बेचेगा। तो 90 की वस्तु 9 रुपए लाभ पर बेचेगा, तो कितने में बेचेगा, 99 रुपए में बेचेगा, ठीक है ना। तो हमसे पूछा था वाई ने जेड को कितने रुपए में वस्तु बेची, तो जेड ने कितने रुपए में खरीदी है, 99 रुपए में खरीदी है, यानी 99 रुपए में वाई ने जेड को वस्तु बेची है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 यानी 19वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 109 आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में दिया है निम्न में से कौन सी वस्तु जो है वो समतल है, कौन सी वस्तु समतल है। तो हमें ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन नंबर ए है कागज, ऑप्शन नंबर बी जो है वो गिलास, सी गेंद और डी है बेलन। तो यहां पर देखो सबसे पहले मैं कागज जो है वो समतल होगा। कागज क्या है, यहां पर समतल है, ठीक है ना, कागज क्या है, समतल। बाकी जो है यानी गिलास है, तो गिलास का पृष्ठ जो है वक्राकार होता है, जैसे इस प्रकार से, यानी वक्राकार बेलनाकार टाइप होता है, ठीक है ना, घुमावदार। लेकिन कागज जो है वो एकदम समतल होता है, प्लेन, ठीक है ना। ये क्या होता है, थोड़ा घुमावदार होता है, वक्राकार जिसे बोलते हैं। तो गिलास और बेलन जो है ये क्या होते हैं, वक्राकार होते हैं, ठीक है ना, वक्रीय लिख देता हूं, वक्रीय। और गेंद जो है, गेंद होती है गोलाकार, गेंद क्या होती है, गोलाकार, ये याद रखना, ठीक है ना। तो हमसे पूछा था समतल कौन है, तो समतल कौन है, कागज है, समतल कौन है, कागज, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 की ओर। क्वेश्चन नंबर 110 यानी 20वें क्वेश्चन में हमें दिया है भी निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सॉरी असत्य है। असत्य कथन जो हमें छांटना है। पहला दिया है भी एक बिंदु से गुजरने वाली दो किरणें, एक बिंदु से गुजरने वाली दो किरणें जो हैं वो जो आकृति बनाएगी वो कौन होगी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए के अनुसार देखें तो देखो ये दो किरणें गुजर रही है, तो यहां पर ये जो आकृति बनाई, जैसे ये बिंदु है और इस बिंदु से ये दो किरणें गुजरी, ठीक है ना, तो ये जो आकृति बनी ये कौन होती है, तो कथन ए जो है वो सत्य है, कथन ए क्या है, सत्य। दूसरा है किन्हीं तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति, किन्हीं तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति जो है वो त्रिभुज होती है। जी हाँ, तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति जो है वो त्रिभुज होती है, करेक्ट है, ठीक है ना। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है, ये भी करेक्ट है। फिर तीन रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज नहीं, ये गलत है। यहाँ पर तीन रेखाओं से घिरी आकृति, जैसे ये तीन रेखाएं हैं, ये तीन रेखाओं से घिरी आकृति है, तो ये बंद होती ना तभी त्रिभुज होती, बंद होती तभी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, असत्य। फिर आयत के आमने सामने की भुजा या जो है यानी लंबाई और चौड़ाई जो है वो बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये भी सत्य है। तो सी जो ऑप्शन है वो क्या है, असत्य है, क्योंकि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जो है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया सभी के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 यानी 111 की ओर। क्वेश्चन नंबर 111 आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में हमें दिया है भी किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से सत्य कथन कौन सा है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। तो देखिए सत्य कथन की बात करें तो यहां पर सबसे पहले दिया है भी समस्त कोण जो है किसी भी त्रिभुज के समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। जी नहीं, समस्त कोण सदैव न्यून कोण नहीं होते। क्यों नहीं होते, जैसे यहाँ पर अलग अलग त्रिभुज होते हैं, जैसे न्यून कोण त्रिभुज की बात करें तो ये कथन सत्य है, लेकिन त्रिभुज तो समकोण भी हो सकता है और त्रिभुज अधिक कोण भी हो सकता है, ठीक है ना, त्रिभुज अधिक कोण भी हो सकता है, ठीक है। तो तीनों प्रकार की त्रिभुज सदैव सत्य, इसका मतलब इन तीनों कंडीशन में होना चाहिए, तो ये नहीं होता, ठीक है ना। प्रत्येक कोण देखो यहाँ पर समकोण है क्या, तो आप बोलोगे नहीं, यहाँ पर समकोण है क्या, नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है वो असत्य है। फिर देखो एक कोण सदैव समकोण होता है, नहीं, केवल समकोण त्रिभुज का ही एक कोण सदैव समकोण होता है, ना तो न्यून कोण ना ही अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण जो है वो समकोण नहीं होता। फिर
एक कोण सदैव अधिक कोण होता है? नहीं होता। न्यून कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज में कहां होता है? केवल अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण क्या होगा? अधिक कोण होगा। एक कोण सदैव न्यून कोण होता है, यानी डी देखो, एक कोण सदैव न्यून कोण। जी हाँ, ये सत्य है। चाहे न्यून कोण त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे अधिक कोण त्रिभुज हो, कोई ना कोई एक कोण जो है वो हमेशा क्या होगा? न्यून कोण होगा। यानी चाहे कैसा भी त्रिभुज बना लो, एक कोण हमेशा न्यून कोण लेना ही पड़ेगा। ठीक है ना। एक क्या दो ही न्यून कोण होते हैं, दो भी लिख सकता था यहां पर। ठीक है ना। तो एक न्यून कोण होगा ही होगा, ये सत्य है। ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। भी किसी भी त्रिभुज को बनाने के लिए एक कोण जो है वो हमेशा न्यून कोण, यानी दो न्यून कोण होते हैं वैसे तो। ठीक है ना। एक कोण जो हमेशा न्यून कोण होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात सभी के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 यानी 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 112 में हमें दिया है बी निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर इन दिस फिगर। ठीक है, तो देखो कितने ट्राइंगल हैं, तो मैं समझाने का प्रयास करता हूं, सभी ध्यान से देखना। ठीक है ना। ये आकृति मैं यहां पर बना लेता हूं, इधर। ठीक है, यहां से ऐसे और ऐसे, सभी ध्यान देना, मैं लिख के बताऊंगा आप लोगों को। ये ऊपर वाला एक छोटा ट्राइंगल नंबर 1, ये इधर वाला नंबर 2, ये वाला नंबर 3। ठीक है, अब देखो ये वाला ट्राइंगल इन दोनों से मिलकर जो बना ये, ठीक है ना, नंबर 4 हो गया। और ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल कितना हो गया? 5। तो इस आकृति में 5 ट्राइंगल हैं। इस आकृति में कितने ट्राइंगल हैं? 5। ठीक है ना। फिर देखो इसे निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। ये आकृति है और इसमें ऐसे 2 लाइनें खींच दी ऐसे। हमसे पूछे इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप सीधा ये अलग अलग आकृति दिख रही है जो 1 2 3 ऐसे लिखो, यानी एक ही आधार पर हो तो ही लिखना है। ठीक है ना। इनको जोड़ दो। ठीक है, 6। तो इस आकृति में 6 त्रिभुज हैं। इसी प्रकार मैं यहां पर ऐसा भी लिख सकता था सीधा इस चित्र में, देखो जैसे ये आकृति दी है हमें। ठीक है ना। तो अब देखो मैं यहां पर 1 और 2 लिखता, 1 और 2 कितने हो गए? 3। तो इस ये जो खाना बना, ये जो क्षेत्र है, इसमें 3 त्रिभुज हैं। ठीक है ना। फिर एक ये नीचे वाला हो गया 4 और एक ये खुद बड़ा वाला हो गया 5। आगे बात समझ में। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 5 त्रिभुज हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है। क्वेश्चन में हमें दिया है भी वर्ग के चारों अंतः कोणों का योग, वर्ग के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो आप सभी जानते हैं वर्ग के चारों कोण समकोण होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती, चारों कोण समकोण है, इसका मतलब चारों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है ना। तो अंतः कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। अब देखो यहां पर कोई बहुभुज है, उसके लिए निकालने का फॉर्मूला भी है। ठीक है ना। बहुभुज के अंतः कोणों का योग आप लोगों को मैंने करवाया भी है। अंतः कोणों का योग कितना होता है? n-2 गुणा 180 डिग्री, n-2 गुणा 180 डिग्री। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं, सॉरी वर्ग में कितनी भुजाएं हैं? तो 4 4 - 2 गुणा 180 डिग्री, यानी 2 गुणा 180 डिग्री कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है। और बाह्य कोणों का योग जो वो हमेशा, कोई भी बहुभुज हो, किसी भी बहुभुज के लिए बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। किसी भी बहुभुज के लिए बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होगा? 360 डिग्री। चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, षटभुज हो, कुछ भी हो। ठीक है ना। प्रत्येक स्थिति में बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 में हमें दिया है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन आप लोगों को बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। कथन में हमें दिया है सबसे पहला, वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है। नंबर 2, आयत एक विशेष प्रकार का वर्ग होता है। नंबर 3, प्रत्येक किरण एक रेखाखंड होती है। और नंबर 4, ऋजु या सरल कोण की माप 90 डिग्री होती है। मैं नीचे से लेकर चलता हूं। डी, ऋजु या सरल कोण की माप 90 डिग्री नहीं होती। ऋजु या सरल कोण की माप होती है 180 डिग्री। ठीक है। तो ऑप्शन डी तो असत्य है। उसके बाद प्रत्येक किरण एक रेखाखंड होती है, नहीं, किरण जो है, किरण का एक अंतः बिंदु होता है, एक अंतः बिंदु। ठीक है ना। स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट हमें नहीं पता, लेकिन रेखाखंड जो है उसके दोनों अंतः बिंदु हमें पता होता है। इसकी लंबाई निश्चित होती है, किरण की लंबाई अनिश्चित होती है। ठीक है। इसके बाद आयत एक विशेष प्रकार का वर्ग होता है, नहीं, आयत आयत होता है, वर्ग वर्ग होता है।
ठीक है ना। आयत जो है वो कभी वर्ग नहीं हो सकता, लेकिन वर्ग जो है वो आयत हो सकता है, ठीक है ना। अब आयत क्यों नहीं हो सकता वर्ग, इसका कारण है आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर, ठीक है ना। आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर, लेकिन वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर बोल दिया आयत एक विशेष प्रकार का वर्ग होता है, आयत एक विशेष प्रकार का वर्ग, ठीक है ना। यहां पर कंफ्यूजन कर दिया इसने। अब देखो ये वर्ग है, ये क्या है, वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है, ठीक है। अब यहां पर देखो ये मैंने ले लिया आयत, आयत की तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो सकती है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ क्या आयत जो है, क्या आयत जो है वो वर्ग हो सकता है क्या कभी, तो आप बोलोगे नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आमने सामने की यानी आयत की लंबाई जो है, आयत की लंबाई और चौड़ाई जो है वो देखो, ठीक है ना। तो यहां पर आमने सामने की भुजा बराबर है, यहां चारों भुजा बराबर है, ठीक है ना। लेकिन वर्ग जो है वो आयत हो सकता है, वर्ग को आयत बोल सकते हैं, वर्ग को क्या बोल सकते हैं, आयत, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाओं के बराबर होने का गुणधर्म लगता है। तो यहां पर देखो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, वर्ग जो है वो एक विशेष प्रकार का आयत है, न कि आयत विशेष प्रकार का वर्ग है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, वर्ग होता है वो आयत हो सकता है, लेकिन आयत कभी वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है ना। वर्ग जो है वो आयत हो सकता है, लेकिन आयत कभी वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है ना। इतना दिमाग में रखना, क्लियर है सभी के। तो वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में दिया है भी किसी एक मैदान का एक चक्कर लगाया जाए तो 250 मीटर जो है वो दौड़ना पड़ता है, यानी एक पूरा चक्कर लगाने पर 250 मीटर की दौड़ होती है। एक लड़की जो है वो 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है, 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है। तो हमसे पूछा है तो उसने कितने चक्कर लगाए हैं, कितने चक्कर लगाए हैं, और यदि वह 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी चाहे, 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी चाहे तो उसे कितने चक्कर लगाने होंगे, कितने चक्कर लगाने होंगे, ये हमसे पूछा है। देखो सभी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वैसे तो ऑप्शन से भी हो जाएगा ये, ठीक है ना। देखो एक चक्कर में कितनी दूरी तय होती है, तो आप बोलोगे जी 250 मीटर। एक चक्कर में तय दूरी कितनी है, 250 मीटर है, ठीक है ना। बात समझ आ गई। अब देखो आगे दौड़ कितनी पूरी हो चुकी है, तो 75,000 सेंटीमीटर यानी कितना मीटर हो गया, 750 मीटर हो गया। कितना मीटर हुआ, 750। तो 750 मीटर दूरी यदि तय होगी तो चक्रों की संख्या, ठीक है ना, तो चक्रों की संख्या कितनी आ जाएगी मेरे पास, तो आप बोलोगे सर चक्रों की संख्या आ जाएगी 750 बटे 250 यानी 3 चक्कर। तो उसने प्रारंभ में कितने चक्कर लगाए, 3 चक्कर लगाए, क्लियर है सभी के। अब देखो 3 चक्कर में कितनी दूरी तय हो गई, 750 मीटर। अब शेष दूरी पूछा है 3 किलोमीटर, ठीक है ना। तो 3 किलोमीटर में कितने मीटर हुए, तो आप बोलोगे सर 3000 मीटर हुए। कितने मीटर हुए, 3000। दौड़ कितनी हो चुकी है, तो दौड़ हो चुकी है जी आपकी 750 मीटर की। तो शेष कितनी बची है, ठीक है ना, शेष दूरी जो तय करनी है वो कितनी है, तो आप बोलोगे 3000 माइनस 750 यानी 2250 मीटर और बचा है, 2250 मीटर और बचा है, ठीक है ना। क्लियर है सभी के। और 2250 मीटर तो चक्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, चक्रों की संख्या, तो आप बोलोगे सर 2250 में 250 का भाग दे दो, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 9 चक्कर और लगाने उसे पड़ेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी के। यानी 750 मीटर की उसने दूरी तय की तो 3 चक्कर लगाने पड़े, और 3 किलोमीटर चलेगी तो उसे 9 चक्कर और लगाने पड़ेंगे, 9 चक्कर और लगाने पड़ेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं सभी के समझ में आया है, ठीक है। तो आप यदि समझ में नहीं आया तो आप रिपीट करके जो है वो दोबारा देख लेना, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 की ओर। क्वेश्चन नंबर 116 में दिया है 12 मीट्रिक टन और 8 क्विंटल में से 12 मीट्रिक टन और 8 क्विंटल में से 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम घटाने पर कितना बचेगा, ठीक है ना, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले यहां पर इकाई की बात आती है। 1 मीट्रिक टन जो है, 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं। कितने क्विंटल होते हैं, 10। और आप जानते हैं 10 क्विंटल यानी कितने किलोग्राम हो गए, 1000 किलोग्राम,
तो 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। ठीक है ना, चाहे आप किलोग्राम लेके घटा के वैसे निकालो, मैं सीधा ही निकालूंगा इसे। ठीक है ना, देखो सीधा निकालने का तरीका क्या होगा, तो यहां पर मीट्रिक टन दिया है, फिर क्विंटल और फिर लिखेंगे किलोग्राम। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो मुझे दिया है 12 मीट्रिक टन है, 8 क्विंटल है और 0 किलोग्राम है। ठीक है ना, इसमें से घटाना कितना है, इसमें से घटाना है 8 मीट्रिक टन, 0 क्विंटल और 50 किलोग्राम, ये घटाना है। ठीक है ना, माइनस करना है। तो देखो सभी ध्यान देना, ये 8 क्विंटल है, तो 8 क्विंटल को मैं ऐसे लिख दूं क्या, ये 7 क्विंटल हो गए, इधर 100 किलोग्राम हो गए। ठीक है ना, ये इधर जाएंगे, एक असल लेंगे तो 100 किलोग्राम की असल जाएगी, तो अब घटा दो इसमें से। ठीक है, तो 100 में से 50 गए, 50, 7 आ गए और 4, यानी आपका आंसर क्या होगा, 4 मीट्रिक टन 7 क्विंटल 50 किलोग्राम, 4 मीट्रिक टन 7 क्विंटल और 50 किलोग्राम जो है वो प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सभी के समझ में आई बात ना। ऐसे यदि ये हमें दिया है तो इनमें रिलेशन हमें पता होना चाहिए सब में। ठीक है ना, मीटर सेंटीमीटर इनमें क्या क्या रिलेशन होते हैं वो सब हमें पता होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में जरूर आएगा, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, राशियों में संबंध जो है उस पर आधारित 2 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 में हमें दिया है भी एक टंकी में 400 लीटर पानी है, एक टंकी में 400 लीटर पानी है, इसमें से 12 लीटर 500 मिलीलीटर पानी जो निकाला गया है, 12 लीटर और 500 मिलीलीटर पानी निकाला गया, यानी कम कर दिया गया है। तो अब शेष जो पानी बचा है उसे 25 डिब्बों में, यानी समान क्षमता के 25 डिब्बे उनमें भरना है। ठीक है ना, समान क्षमता के 25 डिब्बों में भरना है। तो कितना, इन प्रत्येक डिब्बे की क्षमता कितनी होगी, ये हमसे पूछा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखो इसमें आप लोगों को यह पता होना चाहिए भी 1 लीटर जो है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर। ठीक है ना, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, अब देखिए यहां से हमें दिया है लीटर और ये है मिलीलीटर। ठीक है ना, तो 1 लीटर तो हमें 400 लीटर दिया है, 0 मिलीलीटर, और घटाना कितना है, 12 लीटर 500 मिलीलीटर घटाना है। ठीक है ना, तो यहां से असल लेंगे इधर, तो इधर आ जाएगा 399। ठीक है ना, 1 लीटर कम किया तो इधर आ जाएगा 1000। ठीक है ना, तो अब इसे घटा देंगे तो बचेगा कितना, 387 लीटर 500 मिलीलीटर, 387 लीटर 500 मिलीलीटर, यानी इस पूरे पानी को 25 डिब्बों में भरना है। ठीक है ना, तो अब देखो कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी वो मैं निकाल रहा हूं। तो 387,000 तो ये हो गया, 387,000 मिलीलीटर ये हो गया, 500 ये हो गया, यानी 387,500 मिलीलीटर है कुल, और इसे 25 डिब्बों में भरना है। तो कितने डिब्बे चाहिए, इसे घटाएंगे तो मेरे पास आएगा 155 जीरो, यानी भाग देने पर आ जाएगा 155,000। ठीक है ना, 155,000 आएगा, इसमें भाग देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 15 लीटर हो गया और 500 मिलीलीटर हो गया। ठीक है ना, तो अब प्रत्येक डिब्बे की क्षमता जो कितनी है, 15 लीटर 500 मिलीलीटर, भाग देकर चेक कर लेना, इतना ही आएगा। ठीक है ना, हाँ ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा 15 लीटर 500 मिलीलीटर। ठीक है ना, करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। 1 लीटर में 1000 क्या होंगे मिलीलीटर, ये आप लोगों को इकाई में संबंध पता होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूं सभी के समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में दिया है भी घड़ी में बड़ी सुई के किसी अंक से ठीक अगले अंक तक पहुंचने में लगने वाले समय के लिए निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है ना, तो आप ऑप्शन के आधार पर सीधा डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें दिया है, मैं यहां पर क्लियर करता हूं। सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ी सुई की बात की जाए तो मिनट की सुई की, यानी क्वेश्चन जो केवल घंटा और मिनट की सुई का पूछा जाता है, घंटा और मिनट की सुई का। ठीक है ना, तो इन दोनों में बड़ी सुई कौन सी है, तो आप बोलोगे सर मिनट वाली सुई जो बड़ी होती है, मिनट वाली सुई क्या होती है, बड़ी। तो मिनट वाली सुई की चर्चा हो रही है। ठीक है ना, अब देखो मैं मान लेता हूं यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है, तो मिनट वाली सुई जो है वो 2 पर थी और इसे 3 पर आना है, तो कितने मिनट लगेंगे, तो आप बोलोगे सर 5 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे, 5 मिनट। ठीक है ना,
अब इसे सेकंड में बदलो तो 5 गुणा 60 यानी कितने सेकंड हो गए, तो आप बोलोगे सर 300 सेकंड हो गए। ठीक है ना। इसे घंटा में बदलें तो घंटा में कितना होगा, तो 5 में कितना का भाग दूं, 60 का, यानी मिनट को घंटा में बदलना है तो कितने का भाग देना पड़ता है, 60 का। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, तो 1/12 घंटा आ गया। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए बी सी तो ये सही है। ठीक है ना। ऑप्शन ए में 5 मिनट दिया है, ऑप्शन बी में 300 सेकंड दिया है, ऑप्शन सी में 1/12 घंटा दिया। अब बचा कौन, 1 घंटा। ठीक है। तो 1 घंटा जो वो क्या है, गलत है। 1 घंटा क्या है, गलत। 1 घंटा घंटे वाली सुई को जाने में लगता है, न कि मिनट वाली सुई को। ठीक है ना। घंटे वाली सुई जो है वो जैसे 2 से 3 पर जाती तो 1 घंटे का समय लेती। ठीक है ना। लेकिन मिनट वाली सुई जो कितना समय लेगी, 5 मिनट या 300 सेकंड या 1/12 घंटा लेगी। ठीक है ना। आशा करता हूं सभी के समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 पर। क्वेश्चन नंबर 119 में हमें दिया है भी एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 60 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 40 मीटर है। इस मैदान के चारों तरफ 5 मीटर की चौड़ाई में घास लगाई जाए। तो हमसे पूछा है घास जो है कितने क्षेत्रफल में लगेगी, घास जो है कितने क्षेत्रफल में लगेगी। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, देखिए समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। ये अपने पास कोई आयताकार पार्क मान लेता हूं। ठीक है। इसके 5 मीटर चारों ओर जो है वो घास लगाई गई है, 5 मीटर चारों ओर। ठीक है ना। ये घास वाला क्षेत्र है। सभी ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। यहां से यहां तक कितनी दूरी होगी, तो आप बोलोगे 40 मीटर चौड़ाई दी है। यहां से यहां तक कितनी है, 60। तो अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल जो वो कितना हो जाएगा, अंदर वाले भाग का। तो अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। ठीक है ना। तो लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो 60 गुणा 40 कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 2400 वर्ग मीटर आ गया। कितना आ गया, 2400 वर्ग मीटर। ठीक है ना। अब देखो यहां पर अब 5 मीटर इधर जुड़ गया इसमें और 5 मीटर इधर जुड़ गया, तो यहां से यहां तक टोटल कितना हो गया, 60 और 5 65 और 5 70 हो गया। ठीक है ना। और ऐसे ही इधर देखो कितना आ जाएगा, 40 है, 5 ऊपर जुड़ गया और 5 ये नीचे वाला जुड़ गया, तो 40 और 10 कितना हो गया, 50। तो ये हो गया यहां से यहां तक 50। ठीक है ना। तो ये तो आयत का क्षेत्रफल था। अब घास सहित कितना क्षेत्रफल हो गया, घास सहित, तो घास सहित होगा 70 गुणा 50 यानी 3500 वर्ग मीटर। कितना होगा, 3500 वर्ग मीटर। हमें तो घास वाले क्षेत्र का चाहिए, तो इस बीच वाले को घटा देते हैं। तो घास वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल तो कितना आ जाएगा, 3500 माइनस 2400 यानी 1100 वर्ग मीटर। 1100 वर्ग मीटर होगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी, देखो कंफ्यूजन कर दिया ना। ऑप्शन ए में सीधा 1100 मीटर दिया है और ऑप्शन बी में 1100 वर्ग मीटर दिया है, तो 1100 वर्ग मीटर होगा क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में आता है। ठीक है ना। क्लियर है सभी के। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 यानी 30वां क्वेश्चन इस पेपर का। लास्ट क्वेश्चन में हमें दिया है भी एक आयताकार चित्र के फ्रेम एक्स, यानी आयताकार फ्रेम जो है एक्स है, उसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, 70 सेंटीमीटर है। और एक वर्गाकार फ्रेम है जिसकी भुजा जो है वो हमें दी है 80 सेंटीमीटर, सॉरी। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमसे पूछा है। ऑप्शन ए जो है, यानी ऑप्शन ए में दिया है फ्रेम एक्स का परिमाप 6300 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो परिमाप कभी वर्ग सेमी में नहीं होता। ठीक है ना। परिमाप का मात्रक जो है वो सेंटीमीटर या मीटर में होता है और क्षेत्रफल का मात्रक जो है वर्ग सेमी यानी सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है ना। तो यहां से ऑप्शन से ही आप करेक्ट कर सकते हो भी, ऑप्शन ए में, बी में, सी में और डी में। तो 3 ऑप्शन में वर्ग सेमी दिया, केवल सिर्फ ऑप्शन डी में सेंटीमीटर दिया, तो यही सही होगा। ठीक है ना। ऑप्शन से आप लगा सकते हो। ठीक है। तो मैं यहां पर करने का तरीका बताता हूं। देखो एक्स के परिमाप की बात करूं, एक्स का परिमाप यानी आयत है, तो आयत का परिमाप कितना होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुणा 90 प्लस 70, तो 90 प्लस 70 कितना हो गया, 160 और 160 का दुगुना कितना हुआ, 320, तो 320 सेंटीमीटर हुआ एक्स का परिमाप। अब वाई का परिमाप, वाई वर्ग है तो 4 गुणा भुजा होता है, 4 गुणा भुजा, तो भुजा कितनी दी है, तो 4 गुणा भुजा कितनी है, 80 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा 320 सेंटीमीटर। तो अब देखो परिमाप जो है वो बराबर है और
20 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे अपने पास रीट लेवल 1 2011 में मैथ के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी के सभी, यानी हमने 2 पार्ट में ये 30 क्वेश्चन डिवाइड किए, ठीक है। तो हम 2011 रीट लेवल 1 का पेपर जो वो सोल्व कर चुके हैं। आशा करता हूं आप सभी के समझ में आया है और आप लोगों को ये भी पता चला है भी किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो इस पेपर में पूछे जाते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, आप चाहते हैं भी ऐसे ही वीडियो सभी पेपर पर आना चाहिए, तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है ना। अपने सुझाव जो है वो कमेंट करेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।